हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम जुडिशरी को लेकर, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने एक हमारा जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट था, ओके, और जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट था वो दोनों फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद हम जुडिशरी के ऊपर बढ़े हैं और जुडिशरी के बाद हम बात करेंगे उसकी इमरजेंसी प्रोविजंस की, और थोड़ा जो कंसेप्ट है वो हम पंचायत और नगर पालिका वाले चैप्टर में भी देख लेंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट की, पहले हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हाई कोर्ट के बारे में भी जान लेंगे। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे पास जैसे जुडिशरी है, जैसे यूनियन के अंदर जो जुडिशरी के अंदर जो यूनियन में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके बारे में कितने से कितने आर्टिकल में प्रोविजन है? 124 से 147 तक इसमें प्रोविजन दिए हुए हैं। और स्टेट के अंदर कितने से? स्टेट के अंदर है 214 से स्टार्ट है। ओके, तो अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, पहले हम बात करते हैं 124 की। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है भाई कि जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट मतलब कैसे कैसे स्थापना है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे बना, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, वो सारी चीजें लाइक कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखो ये चीज, अगर मैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेवन जज सेवन जज हैं प्लस सीजीआई, तो टोटल की बात करूं तो मैं टोटल 8। हम्म। अब अगर हमें ये संख्या बढ़ानी है जजेस की, लाइक 8 है तो हमें मान चलो हमें 10 करने हैं या इतना करने हैं, तो वो कौन बढ़ाएगा? तो वो बढ़ाई जाएंगे, इंक्रीज जो की जाएगी, कौन करेगा? वो करेगा कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भाई लोग, और वो भी सिंपल मेजोरिटी से करेगा भैया। इसके लिए 368 में, आर्टिकल 368 जो है उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब जब मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट बाय लॉ इंक्रीज कर सकती है, तो भैया 2019 में आया सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या किया इसके थ्रू? इसके थ्रू जो जजेस की संख्या है वो कर दी कितनी? टोटल 34, जिसमें 33 जज और एक सीजीआई। ऐसा नहीं है कि ये अमेंडमेंट सिर्फ 2019 में किया गया, इससे पहले भी कई सारे अमेंडमेंट हुए पड़े हैं। जैसे 8 थी पहले, उसके बाद 2 जजेस और बढ़ाए, कभी 3 बढ़ाए, तो उस तरीके से तो कई बार अमेंडमेंट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार हुआ है। ओके, ये भी चीज आपको याद रखने, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि भैया सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, तो भैया नहीं, एक ही बार अमेंडमेंट नहीं है, और भी हो चुका है। ओके, तो अगर हम बात करूं उसके बाद, अब देखो यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस जो हमने फीचर देखा था वो भी दिखता है कि भैया लेजिस्लेचर चेक कर रही है किसके ऊपर? जुडिशरी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, वो अपॉइंट किए जाते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो एग्जीक्यूटिव भी चेक्स कर रही है जुडिशरी के ऊपर, और ये किसकी एडवाइस पर? एडवाइस ऑफ कॉलेजियम। कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है? कॉलेजियम में ये 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जिसमें सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, जिसमें जो फैसला जो लिया जाता है वो मेजोरिटी से करते हैं। ओके, जो जजेस की लाइक अपॉइंटमेंट के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सीजीआई की
अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। अब बात करते हैं कि जज अगर अपना रिजाइन दे रहे हैं, रिजाइन किसको देंगे? सेम प्रेसिडेंट। और उन्हें अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है भाई, जजेस को। जज रिमूव दियर ऑफिस भाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उन्हें रिमूव भी कर सकती है उनके ऑफिस से। तो ये चीजें हुई। अब ये तो मैंने आपको एक छोटी चीजें बता दी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करूं कि अगर हमें किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है या सीजीआई बनाना है, तो भाई उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब कुछ तो क्वालिफिकेशन उसको होनी चाहिए। तो भैया एक तो है कि भैया क्वालिफाइड होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। और 65 ईयर से कम एज। देखो इसमें मैक्सिमम एज नहीं दी हुई है, सॉरी, इसमें मैक्सिमम एज है 65 ईयर, बट मिनिमम एज नहीं दी हुई है। ओके, 65 ईयर से कम होना चाहिए उसकी एज, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि उसे 5 ईयर का जजेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें? हाई कोर्ट में। और या फिर 10 ईयर की एडवोकेट, मतलब उसने वकालत की हो हाई कोर्ट के अंदर। और प्रेसिडेंट जी के ओपिनियन में, ओपिनियन, एक अच्छा जूरिस्ट होना चाहिए वो बंदा जो है। तो ये एक कंडीशंस हैं कि भैया ये चीजें हम उनमें देखेंगे उस इंसान के अंदर। अब ये तो कि भैया उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब क्या, देखो जजेस को, देखो रिजाइन की बात हमने कर ली, उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। अब जज को, जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्हें रिमूव कर सकते हैं बाय प्रेसिडेंट, रिमूव बाय प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। अब उन्हें अगर रिमूव करना है, तो भैया अगर पार्लियामेंट में रिमूव करे तो रिजोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। वो कहाँ से शुरू होगा? तो वो लोकसभा से भी शुरू हो सकता है और राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। और किसके बेस पर हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं? मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, या फिर इनकेपेसिटी, कि भाई वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनकेपेसिटी के बेस पर। और जो ये रिजोल्यूशन पास होगा, वो होगा 2/3 मेजोरिटी से। समझ गए? अब ये हमने रिजाइन की बात कर ली, कैसे कैसे रिमूवल होगा, वो सारी चीजें देख ली। अब उसके बाद क्या? उसके बाद है भैया कि जो ओथ है, जो उनकी शपथ है, वो कौन दिलाएंगे? वो दिलाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है। और उसके बाद एक चीज और है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो जज बने पड़े हैं, ठीक है, वो फाइट नहीं कर सकते, कांट फाइट, लड़ नहीं सकते, कांट फाइट ए केस, किसी केस को एज एन एडवोकेट, एडवोकेट बने। ओके। ये हमने एक एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, क्या क्या होना चाहिए। ओके, इनको लेकर एक चीज हमने देखी। उसके बाद अगर हम बात करूं नेक्स्ट आर्टिकल की कि भैया उसमें क्या है, तो उसमें अगर मैं बात करूं आपको, उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं आर्टिकल 125 बात करूं, इसमें क्या है? इसमें सैलरी, सैलरीज ऑफ जज, जज की सैलरी क्या होगी, कितनी होगी, कौन चेक करेगा, ठीक है, कौन बताए कितनी होगी। तो भैया ये पार्लियामेंट बाई लॉ,
ओके, डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट बाई लॉ। कौन करेगी? संसद करेगी। और इसमें भी इनको सिक्योरिटी है इनकी सैलरी की कि भैया एक बार ऑफिस ज्वाइन होने के बाद इनकी सैलरी जो है वो कम नहीं की जा सकती डिसाइड होने के बाद। ये है जुडिशियल इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज। अब ये एक्टिंग जज क्या है, क्या चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये होते क्या है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें होनी चाहिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे किसकी? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जज। ठीक है, तो मतलब जो सीजीआई हैं तो उनको लेकर बात थी। तो भैया अब देखो, ये क्या होता है? एक्टिंग, एक्टिंग क्या होता है? लाइक कि भैया वो जो है वो रियल नहीं है, लाइक वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, वो जो रियल है, परमानेंट जज है, ठीक है, चीफ जस्टिस जो है उनको हटा दिया गया है, लाइक रिमूव कर दिया गया है, या फिर इनकेपेसिटी के बेस पर, या उनकी ड्यूटी जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें रिमूव कर दिया। जो चीफ जस्टिस है उनका जो ऑफिस है वो खाली हो गया भाई, एब्सेंस हो गया, वैकेंट हो गया। ओके, तो उस टाइम पीरियड में एक जज कोई ऐसा होगा जो कि चीफ जस्टिस की तरह एक्ट करेगा, एक्टिंग करेगा वो, कि हाँ भाई मैं ही चीफ जस्टिस हूँ। तो उन्हें बोलते हैं एक्टिंग जज, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है हमारे। तो इन्हें क्या है कि अपॉइंट कौन करेंगे? अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कैसे? एड एंड एडवाइज ऑफ कॉलेजियम, कॉलेजियम की एडवाइस पर। ओके, तो कॉलेजियम की एडवाइस पर वो एक्टिंग जज जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 127 की। इसमें क्या है देखो, हमने 126 में जो बात की थी वो थी किसकी? हमारे एक्टिंग जज की। और 127 में जो हम बात करेंगे वो करेंगे एड हॉक जज की, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जज। जो एड हॉक जज होते हैं, अब ये कौन होते हैं भैया? कि भैया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज वगैरह, जैसे मतलब केसेस वगैरह ज्यादा आ गए हैं तो जज की हमें कमी पड़ रही है, तो हम चाहते हैं कि कुछ जज हम हाई कोर्ट से मंगा लें, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मंगा लेते हैं काम कराने के लिए। तो भैया अपॉइंट वही चीज है, अपॉइंट कौन कराएगा? कॉलेजियम। देखो एड ऑफ जज को अपॉइंट करे तो प्रेसिडेंट, भाई एड एंड एडवाइज ऑफ कॉलेजियम। और जो ये एड ऑफ जज हैं, जो एक्टिंग जज, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उनको अपॉइंट कर रहे थे प्रेसिडेंट, एड एंड एडवाइज ऑफ कॉलेजियम। और जो एड ऑफ जज हैं इनको अपॉइंट कौन करेगा? कॉलेजियम, बाई परमिशन ऑफ, परमिशन लेके किससे? प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट से परमिशन लेके। देखो ये स्टेटमेंट आराम से उलटफेर कर सकते हैं यूपीएससी स्टेटमेंट में, ठीक है, तो वो याद रखनी है। और आफ्टर डिस्कशन ऑफ, किससे डिस्कस करेंगे? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे डिस्कस करके कि भैया हमें जज की जरूरत है तो हम हाई कोर्ट से जज लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे बुला सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होगी वो फिक्स नहीं है। अब कंडीशन ये आती है कि भैया हो सकता है कि हाई कोर्ट के अंदर जो जज हैं जिन्हें बुलाकर लेकर जा रहे हैं ये, हो सकता है वो कोई केस के चक्कर में, मतलब वो कह रहे हो कि भाई मेरा ये केस चल रहा है और मैं इसे खत्म कर लेता हूँ फिर मैं आ जाता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इम्यूनिटी है कि वो ये कह सकते हैं कि आप ये केस किसी और जज को दे दीजिए, आप मतलब हमारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमारे पास आइए बस, जो आपके पास केस है वो किसी और को देकर हमारे पास आइए। ठीक है, सैलरी और अलाउंस किसके बराबर मिलेगा? वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, और ये अगर इन्हें बुलाना है तो ये मना नहीं कर सकते भाई। ठीक है, ये नहीं कह सकते भाई मैं नहीं आ रहा, जाओ। ओके, तो ये मना नहीं कर सकते। अब उसके बाद एक चीज और आती है कि भैया आर्टिकल 128 के अंदर इसमें है रिटायर्ड जज।
रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको स्टिंग करना। सुप्रीम कोर्ट मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट में एज जज, मतलब कोई जज हैं वो रिटायर हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि भैया और जजेस की जरूरत है, तो हमारे जो रिटायर्ड जज हैं उनको बुला लेते हैं काम के लिए, काम का लोड ज्यादा बढ़ गया है। तो इसमें क्या है, ये सेम चीज अपॉइंट कौन करेगा, कॉलेजियम, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, परमिशन प्रेसिडेंट, ओके। सैलरी एंड अलाउंस डिसाइड बाय प्रेसिडेंट। ये इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज काउंट नहीं किया जाएगा कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं, अभी जज रहे नहीं, नहीं काउंट किया जाएगा। और ये जज बनने से मना भी कर सकते हैं, ओके। जिन्हें हम एडहॉक जज बना रहे थे, जो हाई कोर्ट से लेकर आए थे, वो मना नहीं कर सकते थे, बट ये जो रिटायर्ड जज हैं जिन्हें हम बैठाना चाहते हैं तो ये मना कर सकते हैं, ओके, इनके पास इम्यूनिटी है। उसके बाद एक आर्टिकल आता है 129। ये क्या है, ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मीन्स मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो सारी जजमेंट है, जजमेंट जो है वो क्या होंगी, वो रिकॉर्ड होंगी। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं किसी को अपने कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट के लिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 130 की। इसमें क्या है, इसमें सीट है सुप्रीम कोर्ट की, कि लाइक कि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो दिल्ली में है, बट अगर सीजीआई अगर चाहे तो भाई इसकी अप्रूवल लेके प्रेसिडेंट से, अप्रूवल लेके टाइम टू टाइम कहीं और भी इनकी सीट बना सकते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पर है, फैसला कहीं और दे दें, ठीक है, कि वहां पर सुनवाई करते हैं वहां पर, तो उस तरीके से कर सकते हैं। अब कुछ जुरिडिक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, लाइक कुछ कुछ इनके न्यायिक क्षेत्राधिकार हैं, कहाँ कहाँ है, कैसे हैं, जैसे कि ओरिजिनल क्या है, एप्लीट, ओरिजिनल, तो उस तरीके के, ओके। तो कौन कौन से उन पर बात करते हैं हम, ठीक है। तो अब हम उन जुरिडिक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आर्टिकल 131 की, इसमें क्या है, इसमें है ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भैया ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है इनकी। तो ओरिजिनल या एक्सक्लूसिव, तो ये क्या है, पहली तो ये है कि भैया अगर डिस्प्यूट हो, कोई झगड़ा हो बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन है, और स्टेट, स्टेट्स के बीच, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट या फिर मोर स्टेट, ओके, या फिर बिटवीन टू और मोर स्टेट। अब देखो यहाँ पर स्टेट स्टेट है, कहीं भी यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है कि वो स्टेट बोल रहा है या फिर यूनियन टेरिटरी। तो सिर्फ स्टेट ही स्टेट की है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। हो सकता है वो ये कह दे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिटवीन यूनियन टेरिटरी, तो वो आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है। तो ये इनकी ओरिजिनल जुडिक्शन। उसके बाद अगर हम बात करूं तो एक आती है आर्टिकल 132 के अंदर एपिलेट जुडिक्शन, एपिलेट,
जुरिडिक्शन। तो इसमें क्या है, देखो हमने ये चीज तो सुनी होगी कि भैया अगर आप कहीं एक छोटी जगह पर जाते हो, जैसे कि यहाँ पर एक छोटी बॉडी है न्याय मांगने के लिए, और वो आपका वो गलत डिसीजन दे दे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, बड़ी अथॉरिटी के पास जाओगे, ठीक है, वो गलत डिसीजन दे दे, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो, तो फिर और बड़ी अथॉरिटी के पास जाओगे। सेम यही चीज यहाँ पर है कि भैया अगर ऐसा हो जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई फैसला दे दे, ठीक है, और बंदा जो है वो, जो भी कोई इंसान है या फिर कोई भी, तो वो नाखुश है, तो वो अगर आगे अगर मतलब डालना चाहें उस केस को, या फिर आगे सुनवाई के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए क्या है कि भैया हाई कोर्ट की जो जज है, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसे चैलेंज करना, ठीक है, हाई कोर्ट जजमेंट चैलेंज की जा सकती है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। बट उसके लिए क्या होगा कि हाई कोर्ट जो है एक लेटर देगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। जो लेटर के बारे में जिक्र है वो किसमें, आर्टिकल 134 ए के अंदर है। ओके, सर्टिफिकेशन टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद एपीलेट हो गई। उसके बाद है 133 के अंदर, इसमें है, देखो एपीलेट जुडिक्शन, एपीलेट जुडिक्शन जो है, ये तो हमने एक एपीलेट जुडिक्शन देख ली कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अब एपीलेट जुडिक्शन इन सिविल केसेज के अंदर, तो सिविल केसेज में क्या है, सिविल केसेज के अंदर वही सारी चीजें हैं कि 134 ए के थ्रू, कि कोई केस है जिसमें इन्वॉल्व है, या फिर कोई क्वेश्चंस वगैरह, जो जिनके लिए आप मतलब सिविल मैटर्स के लेकर जो आप हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें, सिविल केसेस को लेकर। या फिर हाई कोर्ट ये कहते हैं कि भैया जो आप मेरे पास लेकर आ रहे हो केस वगैरह, तो जो क्वेश्चंस हैं वो उनकी जरूरत है, जो डिसाइड करेंगे कौन, सुप्रीम कोर्ट। ओके, फिर या फिर इंटरप्रिटेशन की बात आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो ये भेज दिया जाता है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी ये है कि अलग अलग बेंचेज हैं, लाइक 3 जज बेंचेज होगी, 5 जज बेंच, 7 जज बेंच। ओके, तो डिवीजन बेंच वगैरह होती हैं जो कि मतलब सीजीआई केस को, जैसे कोई केस आता है तो उसे सीजीआई ट्रांसफर करते हैं, कौन सी जज बेंच के पास वो जाएगा। ओके, और सिविल केसेस में सिंगल जज बेंच के पास केस को सुप्रीम कोर्ट में तभी चैलेंज किया जाएगा जब पार्लियामेंट को कानून बनाए। ये भी एक चीज है इसके अंदर। ओके, अगर मैं बात करूं कि 134 को लेकर, कि 134 को लेकर उसमें क्या है, उसमें वही जैसे कि एप्लीट जुरिडिक्शन है, हम सिविल केसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें क्रिमिनल केसेस की लेकर बात है। और उसमें तभी जैसे मतलब अगर डेथ सेंटेंस की बात हो रही है या फिर फांसी की सजा है, तो उसमें आप डायरेक्ट जा सकते हो, उसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बात की थी जैसे 132 में, जैसे सॉरी 134 ए के अंदर कि सर्टिफिकेट देगी वो, तो उस सर्टिफिकेट की यहाँ पर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं, एक आती है स्पेशल लीव अपील या फिर स्पेशल लीव पिटिशन बाय सुप्रीम कोर्ट। उसमें क्या है, उसमें है, तो ये आती है आर्टिकल किसमें, 136 के अंदर, क्योंकि 134 तो हमने देख लिया था पहले ही। इसमें क्या है, इसमें स्पेशल लीव पिटिशन की बात है, स्पेशल लीव अपील की बात है भाई सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी कोई केस अगर चल रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, बस आर्मी कोर्ट को छोड़कर, आर्मी कोर्ट की जो केस है उसे छोड़कर। और ये जैसे स्पेशल लीव पिटिशन है, इसके लिए अगर कोई केस को अगर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है,
तो ये कोई हमारा राइट नहीं है, ये पावर है किसकी, डिस्क्रिशनरी पावर है। किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, कि वो भैया उसे जो पिटिशन लगाई है उसे लेता है या नहीं लेता है, या फिर रिजेक्ट कर दे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है 136 के अंदर, स्पेशल लीव पिटिशन। उसके बाद इसके अंदर दो तीन चीजें और हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कि एक है रेट्स को लेकर बात, आर्टिकल 138 को लेकर, नहीं सॉरी 139 को लेकर, इसमें है कुछ रेट्स हैं, सर्टेन रेट्स। तो ये जो रेट्स लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है तो इस पर। और कौन सी 5 तरह की रेट्स हैं। हम्म कोई दूसरे केसेस पर रेट लगानी है या फिर अदर केसेस हैं तो वो पार्लियामेंट बाई लॉ से होगा, वही चेक्स एंड बैलेंस। फिर है कि आर्टिकल 146 के अंदर अगर मैं देखूं तो उसमें क्या है, उसमें ऑफिसर्स हो गए या फिर सर्वेंट हो गए जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करते हैं। अब ये तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ जज ही जज रहेंगे, कुछ अदर वर्कर्स भी तो हैं, ऑफिसर्स भी हैं, सर्वेंट्स भी हैं, तो वो सब अपॉइंट कौन करेंगे, वो सीजीआई करते हैं अपॉइंट। ओके। और इनकी सैलरीज वगैरह जो होती है वो कंसोलिडेटेड फंड से आती है, संचित निधि से। तो यहाँ पर ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी चीजें थी, जो मेन मेन आर्टिकल थे वो हमारे खत्म होते हैं। ओके। अब उसके बाद बात आती है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या करना है। ओके। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट के अंदर हम बात करते हैं आर्टिकल 214 की। इसमें क्या है, इसमें है कि हाई कोर्ट, इसमें सीधी बात लिखी हुई है कि हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, कि स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट होगा, ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेम आर्टिकल 215। इसमें क्या है, जैसे हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की, तो ऐसे ही हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जजमेंट वगैरह जो है वो जजमेंट लॉ बन जाती है, रिकॉर्डिंग हुई, पनिश कर सकते हैं अपने कंटेम्प्ट के लिए। आर्टिकल 216 में है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसे बनेगा हाई कोर्ट, सीजीआई सीजे जो होते हैं चीफ जस्टिस सॉरी स्टेट के, और अदर जजेस जो हैं, डिसाइड प्रेसिडेंट, एड एंड एडवाइज ऑफ कॉलेजियम। उसके बाद 217 के अंदर क्या है, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया या फिर कुछ कंडीशंस हो गई ऑफिस को लेकर जजेस की, हाई कोर्ट को। तो वो क्या है कि देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि अपॉइंटमेंट करेंगे, देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि अगर वो स्टेट के अंदर हैं तो स्टेट में गवर्नर भी तो अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बना सकता है यूपीएससी। तो भैया अपॉइंट करेंगे चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो यूनियन लेवल पर हो, तो अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, एड एंड एडवाइज ऑफ कॉलेजियम। और मैक्सिमम जो एज है, जैसे हमने वहां पर बात की थी 65 ईयर, 65 ईयर से कम ही होनी चाहिए, यहाँ पर है 62 ईयर। और अगर शपथ की बात की जाए, शपथ वो दिलाएंगे गवर्नर। देखो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, बट शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे, गवर्नर। रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, और रिजाइन भी प्रेसिडेंट को कर सकते हैं। सेम वही इनकैपेसिटी के बेस पर हम रिमूव भी कर सकते हैं उनको। जैसे कि देखो हमने सुप्रीम कोर्ट में बात की थी कि भैया वैकेंसी आ गई कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सॉरी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं, जाइए कि जैसे हमने बात की थी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की थी, वो जो है जज, वो रिमूव कर दिया या फिर इनकैपेसिटी के बेस पर उन्हें हटा दिया या फिर एब्सेंस हो गई, तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वैकेशन आता है, मतलब सीट खाली होती है। बट हाई कोर्ट के अंदर क्या है कि हाई कोर्ट के अंदर जो सीटें खाली होती हैं या वैकेंसी आती है वो ट्रांसफर की वजह से भी आती है और एलिवेशन की वजह से आती है। लाइक कि ट्रांसफर है कि एक सुप्रीम कोर्ट से, जो सॉरी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज दिया, लाइक कोई राजस्थान का है उसे हरियाणा के हाई कोर्ट में भेज दिया। ओके, या फिर कोई हरियाणा का है उसे उसे वहां पर क्या बोलते हैं एमपी में भेज दिया, तो उस तरह से वहां पर वैकेंसी आती है।
और एलिवेशन की मतलब एलिवेशन है कि एक हाई कोर्ट का जज है, उसकी प्रमोशन हो गई भाई, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो उस वजह से वहां वैकेंसी आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे वैकेंसी, सुप्रीम कोर्ट में कैसे नहीं आएगी, अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहाँ जाएंगे वो, क्योंकि पहले बताया हुआ है वो वकालत कर नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, वो सुप्रीम कोर्ट में ही है, हाईएस्ट तो वही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। अब मैंने बताया कि हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आती है वो ट्रांसफर और एलिवेशन से आती है, मतलब प्रमोशन से। अब मैं एक बात कहूँ कि भाई, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने क्वालिफिकेशन देखी थी कि भैया क्या क्या होनी चाहिए, तो ऐसे यहाँ पर भी होंगी, तो बिल्कुल है। यहाँ पर क्या है, वही सेम सारी चीजें, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके, 10 ईयर्स का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उन्होंने वकालत की है, या फिर 10 ईयर किसी जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए हेल्ड। अगर कोई क्वेश्चन उठता है भाई कि एज वगैरह को लेकर, जज ऑफ हाई कोर्ट जो है, क्वेश्चंस वगैरह, तो वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन विद सीजीआई। बट उसमें भी अगर कंसल्ट तो कर लिया है सीजीआई से, बट फाइनल डिसीजन जो होगा वो प्रेसिडेंट जी का होगा। उसके बाद ओथ वगैरह की मैंने बात बताई कि ओथ जो है, शपथ, वो गवर्नर दिलाएंगे, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जी करेंगे, रिजाइन भी प्रेसिडेंट जी को देंगे वो। उसके बाद सैलरी है, आर्टिकल 221 के अंदर सैलरी को लेकर बात है, तो वो कौन करेगा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बाई लॉ। और वही सेम इम्यूनिटी दी गई है कि भैया एक बार ज्वाइन करने के बाद ऑफिस, तो उनकी सैलरी वगैरह कम वगैरह नहीं की सस्ती, सैलरी हो गया, अलाउंस हो गया। ट्रांसफर वगैरह कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करेंगे। कंपनसेशन दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज आती है आर्टिकल 224 के अंदर, कि एडिशनल और एक्टिंग जज। तो ये क्या है, हाई कोर्ट के अंदर एड हॉक जज जो होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज इनको लिया गया था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बुलाते हैं। ओके, तो एड हॉक जजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हाई कोर्ट में, इसमें हाई कोर्ट के अंदर। तो अगर मैं बात करूं कि एडिशनल या फिर एक्टिंग जज, तो इसमें क्या है कि 2 साल के लिए, अगर एडिशनल की बात करूं, पहले बात करते हैं हम एडिशनल की। एडिशनल में क्या है कि 2 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट, हेड एंड जब कॉलेजियन, एडिशनल जज को। और ये कब लिए जाते हैं, जब काम बढ़ जाए। ओके, हाई कोर्ट के अंदर काम बढ़ गया, तो भैया वो अपने निचवार कोर्ट से, तो वो बंद बुला सकते हैं, एडिशनल जजेस को ऐड कर सकते हैं 2 ईयर्स के लिए, इसमें टाइम लिमिट दी हुई है। और एक्टिंग जज क्या है, एक्टिंग जज अगर वीकेंड या एबसेंस हो जाए, एबसेंट हो जाए, कोई जज है हाई कोर्ट का, वो एबसेंट हो गई, कुछ दिन की छुट्टी पर चले गए, तो उसके लिए हम एक्टिंग जज लेते हैं, वो भी प्रेसिडेंट की एडवाइस पर, प्रेसिडेंट करेंगे, सॉरी, प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ कॉलेजियम अपॉइंट करते हैं एक्टिंग जज को। तो ये दो चीजें हैं, हमने एक्टिंग जज देखा, और एक हमने एक्टिंग जज की बात की, और एडिशनल जज की। और 62 ईयर्स के बाद कोई भी ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि हाई कोर्ट में जो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 62 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स। ऐसे ही जैसे हमने आर्टिकल 224 देखा, 224 ए की बात है, इसमें क्या है, इसमें वही है कि रिटायर्ड जज जो है, रिटायर्ड जज जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट बात की थी, तो उनको स्टिंग कराना हाई कोर्ट के अंदर, ये कौन कर सकते हैं, बाई कॉलेजियम, कॉलेजियम करेगी, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक चीज देखो, एक चीज आती है इसमें कि देखो, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन तो है कि पूरे में, जैसे हमने उनके ऑरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पूरा है, पूरे इंडिया का है। ओके, बट हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट का है,
तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 225 को लेकर कि जुरिडिक्शन क्या है, जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, कि भैया इसका जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है वो कहाँ तक है। तो जो वो उसके स्टेट तक तो है ही, अगर उसे बढ़ाना है या फिर कुछ कम करना है तो भैया वो करेगा कौन, अगर चेंज करना है तो उसके लिए अमेंड करना पड़ेगा हमें 368, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाके कर सकते हैं। एक बात आती है रिट्स की, जैसे हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट्स, वो तो लगा सकती है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, बट ये जो लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को भी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर भी, और लीगल मैटर्स पर। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स, फंडामेंटल राइट्स के मैटर पर ही रिट लगा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए अदर मैटर्स पर भी रिट लगानी है तो उसके लिए पार्लियामेंट बाई लॉ से कानून बनेगा, तब जाके वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जुडिशरी भी फिनिश होता है आर्टिकल वाइज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम कुछ बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस की। ओके, तो इमरजेंसी प्रोविजंस, तो हम जब इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पार्ट 18 का पार्ट है, आर्टिकल 352 से 360, इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर। अब देखो, इसमें एक चीज मैं पहले आपको बता दूं कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ना, ये क्वाजी फेडरलिज्म है। कैसे, कि भैया सेंटर के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि हमें भैया तीन तरह की इमरजेंसी के बारे में दिया हुआ है 352 में, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, और 360 के अंदर फाइनेंशियल, वित्तीय आपात। ये तीन तरह के आपात के बारे में बताया गया है। अब अगर एक चीज बता लेते हैं कि जैसे अब अगर प्रेसिडेंट कहीं इमरजेंसी बता रहे हैं, तो इमरजेंसी जो होगी वो मल्टीपल एरियाज में मल्टीपल ग्राउंड्स पर हो सकती है, मल्टीपल एरियाज में मल्टीपल ग्राउंड्स पर घोषित कर सकते हैं। और ये किससे हुआ है, 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। लाइक कि भैया देखो, किसी जगह पर इमरजेंसी आई, ओके, अब जरूर थोड़ी है ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर किसी और तरीके से है, ये किसी और तरीके का इमरजेंसी है, सशस्त्र विद्रोह हो गया, या फिर बाहरी आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया, ओके, या फिर प्रेसिडेंट रूल हो गया, कहीं पर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो मल्टीपल ग्राउंड्स पर मल्टीपल एरिया में घोषित कर सकते हैं बाई 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो एक चीज तो ये हो गई। अब अगर मैं बात करूं, अगर हम एक एक करके बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 352। इसमें क्या नेशनल इमरजेंसी की बात है, नेशनल इमरजेंसी। तो इसमें क्या है, देखो, नेशनल इमरजेंसी में इसका अगर बेस की बात करूं कि किस बेस पर लगा सकते हैं, अगर मैं इसके बेस की बात करूं, आधार की बात करूं, तो भैया तीन आधार है। लाइक अगर या तो युद्ध हो, वार हो, या फिर बाहरी आक्रमण हो, किसी ने देश के ऊपर आक्रमण कर दिया बाहर से, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। अब सशस्त्र विद्रोह, इसकी जगह पर पहले क्या था, पहले थी आंतरिक अशांति, इंटरनल वायलेंस, आंतरिक अशांति।
तो इसे हटाकर इसे ऐड किया गया था सशस्त्र विद्रोह को बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। हम्म। तो अच्छा, अब ये तो हमने बेस देख लिया कि भैया नेशनल इमरजेंसी का बेस क्या है। अगर मैं ये बात करूं कि क्या पहले नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है राष्ट्रीय आपात, तो हाँ भैया 3 बार लग चुका है। लाइक अगर मैं बात करूं तो पहले की बात करें तो 1962 में, जब इंडो चाइना वार हुआ था, खत्म हुआ 1968 में। सेकंड जो लगा था वो 1971 में, इंडो पाकिस्तान, तो बांग्लादेश मैटर्स को लेकर, तो वो खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद फिर एक और इमरजेंसी लग गई, मतलब नेशनल इमरजेंसी आपात लगा दिया 1975 में। उसके बाद इन दोनों को कंप्लीट तरीके से खत्म कर दिया गया कब, 1977 में हटा दिया इमरजेंसी। मतलब ये जो दूसरी वाली इमरजेंसी थी वो खत्म ही नहीं की थी, इतनी तीसरी वाली लगा दी। और जो तीसरी वाली ये हुई थी 1975 में, ये हुई थी आंतरिक अशांति की वजह से। हम्म। अब प्रोसेस क्या है, अब देखो हमें प्रोसेस भी जाननी पड़ेगी कि भैया क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए लगाने की। अब इसमें अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो जो मंत्रिमंडल जो होते हैं, इनकी लिखित सिफारिश पर होगी। लिखित सिफारिश, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया कि हाँ हाँ लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल शब्द जो है वर्ड, ये पहली बार 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था तब इसका यूज किया गया था फर्स्ट बार। 352 में ही इसका यूज हुआ कैबिनेट का। अब देखो ये लिखित सिफारिश जो हुई है ये इसी वक्त हुई है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से। इससे पहले क्या था, इससे पहले लिखित सिफारिश नहीं थी। इससे पहले 44th से पहले नहीं थी लिखित सिफारिश, सिर्फ सहमति की बात होती थी कि हाँ ठीक है हम भी सहमत हैं, हम चलो कर दो। बट उसके बाद ये लिखित सिफारिश चाहिए तब जाके करी जाएगी, ऐसे नहीं होगी। ओके। अब बात करते हैं कि भाई संसद का भी कोई रोल होगा इसके अंदर कि भैया रोल ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम पार्लियामेंट के रोल की बात करूं तो रोल ऑफ पार्लियामेंट है भैया कि संसद से सहमति लेनी है। क्यों लेनी है, ताकि जो, क्योंकि देखो आपात लगा कौन रहा है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्ट कहाँ है, किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल किसके है, लेजिस्लेचर के। और लेजिस्लेचर पार्ट किसा है, पार्लियामेंट का। तो मेन चीज ये है कि भैया एग्जीक्यूटिव जो है आपात के बंदों का दुरुपयोग ना करे। इस वजह से भैया संसद की सहमति लेनी है कि जब ये बात करें कि भैया हम इमरजेंसी लगा रहे हैं तो एक बार संसद से परमिशन ले लो। ओके, क्योंकि दुरुपयोग जो है हो चुका है दुरुपयोग, इस वजह से। अब संसद की सहमति जो है, मूल जो, अगर मैं फंडामेंट जो हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 महीने का वक्त था, 2 मंथ्स। बट न्यू जो है वो 1 मंथ के अंदर उन्हें देनी है अपनी राय कि भैया लगाना चाहते हो, सहमति देनी पड़ेगी 1 महीने के अंदर अंदर। अब एक बात यह है कि अगर मैं इसके ड्यूरेशन की बात करूं, अगर हम लगा दें ड्यूरेशन फर्स्ट बार में 6 मंथ, फर्स्ट टाइम में, और संसद की सहमति मिल जाए उसके बाद 6 मंथ, फिर 6 मंथ, ऐसे कर करके कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत काल तक लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और इस टाइम पीरियड में लोकसभा जो है उसके अगर इलेक्शंस हो मतलब लोकसभा की अवधि खत्म हो गई है, 5 साल की हो गई है, तो इस टाइम पीरियड लोकसभा की अवधि एक एक ईयर करके कब तक बढ़ा सकते हैं, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट टाइम तक। अब कंडीशन एक और आती है, देखो ये तो मैंने बता दिया कि भाई जो
नेशनल इमरजेंसी है, स्टार्टिंग में 6 महीने की लगेगी, उसके बाद मतलब फर्स्ट टाइम में अप्रूवल मिल जाए पार्लियामेंट से तो जब कह दे तो उसके बाद 6 6 मंथ के बेस पर इन्फिनाइट टाइम तक लगा सकते हैं। ऐसी लोकसभा एक एक साल करके इन्फिनाइट टाइम तक बढ़ा सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी ने 2 साल के लिए बढ़ाया दिया था। ओके, एक एक साल करके। तो अब एक कंडीशन ये आती है कि हो सकता है कि भाई उस समय जो है लोकसभा भंग हो और राष्ट्रपात की घोषणा हो गई हो, तो राज्यसभा क्या करेगी, एक माह के अंदर सहमति देगी और नई लोकसभा के जन्म होने पर नई लोकसभा जब बनेगी तो वो एक माह के अंदर उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो समाप्त हो जाएगा भाई। तो ये चीजें हैं। मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा का जो टाइम है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद इफेक्ट की बात करते हैं हम। इफेक्ट क्या पड़ेगा? पहली बात तो यह है कि जो स्टेट लिस्ट है तो उनके जो सब्जेक्ट हैं उस पर कानून बना सकते हैं। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी स्टेट लिस्ट के मैटर पर। ओके। दूसरा यह है कि ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तीसरा है कि राज्य को जो मतलब ग्रांट दी जाती है, स्टेट्स को जो ग्रांट दी जाती है लाइक पैसे वगैरह, तो उनको रोक दिया जाएगा। ओके। तो कोई अगर हम कोई योजना अगर हमारी चल रही है या फिर कोई प्लान है, ठीक है, कोई स्कीम लेकर आए हैं, तो उसको जो पैसा जो दिया जाएगा, पैसा, तो उसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि अब पैसा इमरजेंसी में लगेगा, युद्ध हो रहा है या कुछ भी जो भी चीजें हैं। अब एक कंडीशन, ये तो मैंने इफेक्ट बता दिया। एक कंडीशन आती है कि भैया अगर चलो ये तो ठीक है, जो हो गया, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स हमारे मूल अधिकार है उनकी बात करूं तो क्या वो खत्म हो जाएंगे या फिर वो बने रहेंगे? तो भैया देखो, आर्टिकल जो 20 है और 21 जो है ये तो खत्म नहीं होंगे। बात आती है आर्टिकल 19 पर, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। अब आर्टिकल 19 की जो बात आती है, अगर युद्ध जो है या तो बाहरी आक्रमण हो और या फिर युद्ध जैसी कंडीशन, तो इन पर तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19 जो है समाप्त हो जाएगा। और अगर सशस्त्र विद्रोह हो तो ये समाप्त नहीं होगा, यहाँ पर तो समाप्त हो जाएगा और फिनिश, मतलब समाप्त हो जाएगा उस वक्त, और उसके बाद नहीं होगा। और आर्टिकल 19 को लेकर जो भी काम उस टाइम किया जाएगा आपात हटने के बाद, तो उसको लेकर सरकार को कोर्ट में खड़ा नहीं कर सकते हम लोग कि भैया सरकार ने आर्टिकल 19 को लेकर ये ऐसे ऐसे काम करती है, तो उसको लेकर खड़ा नहीं कर सकते हम कोर्ट में। ठीक है। जो कानून आपात से जुड़े हुए हैं उनको छोड़कर बाकी सबके लेकर चैलेंज किया जा सकता है। और इस टाइम पीरियड में जुडिशरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भैया, जुडिशरी पर नो इफेक्ट। तो ये एक बात हुई थी किसको लेकर, नेशनल इमरजेंसी को लेकर। उसके बाद मैं अब बात करता हूँ आपको प्रेसिडेंट रूल को लेकर, आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल को लेकर क्या बातें हैं? तो भैया एक चीज है देखो, अगर राज्य की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, मतलब संवैधानिक तंत्र जो है वो अगर विफल हो जाए, फेल हो जाए, तो एक तो चीज ये दी गई है कि अगर राज्य के जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। उसके अलावा और भी कुछ कंडीशन है लाइक अगर बेस स्ट्रक्चर के खिलाफ कुछ चला जाए या फिर मीडिया रिपोर्ट कर दे या फिर कानून या व्यवस्था फेल हो जाए, चुनाव आयोग ऐसा बोल दे, या आर्टिकल 365, तो कुछ अदर ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनके बेसिस पर राष्ट्रपति शासन स्टेट्स के अंदर लग सकता है। और अगर ये प्रेसिडेंट रूल है उस वक्त, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं उस वक्त, क्या हो सकता है? तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि जो स्टेट असेंबली है ना, स्टेट जो असेंबली है, तो उनको उस टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं, वो सस्पेंड कर सकते हैं, डिजोल्व नहीं कर सकते।
अगर डिजॉल्व करनी है तो उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, पार्लियामेंट परमिशन। ओके। उसके बाद अब देखो इसमें वही इफेक्ट वगैरह वही सारी चीजें होंगी। इफेक्ट क्या होगा कि जो राज्य सरकार वो बर्खास्त हो जाएगी, मंत्रिमंडल का निलंबन हो जाएगा, मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो राज्य का प्रशासन है सीधा सीधा हाथों में चला जाएगा, वो सारी चीजें हैं। ओके। अब मेन बात जो आती है, जैसे विधानसभा है वो लोकसभा बन जाएगी, या लाइक विधानमंडल जो है वो संसद बन जाएगा। सेम चीज है प्रेसिडेंट रूल के बेस पर, जो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 370 हटाया था, तो वही सारी चीजें हैं। हालांकि मैंने आर्टिकल 370 के बारे में सारी चीजें बता दी, कैसे कैसे हटाया, ऑलरेडी वीडियो है आप देख सकते हैं। ओके। अब मेन बात करते हैं कि ड्यूरेशन पर। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन ये है कि 6 मंथ के बेस पर, 1 साल के लिए, ओनली 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स पर नो इफेक्ट, मेन चीज ये है। एक चीज और है कि इसमें कि एक केस है SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो SR बोमई का केस है। इसमें क्या है कि उन्होंने बताया है कि भैया जो प्रेसिडेंट रूल है वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है, मतलब इस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। देखो सुप्रीम कोर्ट के, अगर मैं विचार की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके लेकर क्या अपनी राय दी, वो ये कहा है कि प्रेसिडेंट रूल जो वो गलत नहीं है, बट हो सकता है कि वो गलत नियत से किया गया हो। ओके, तो उसकी जांच है। सेम चीज वही है। ओके। और जो हमें परमिशन देनी पड़ेगी, जो लेनी पड़ेगी संसद से, वो 2 महीने के अंदर करनी पड़ेगी, अन्यथा यह उद्घोषणा जो है वो समाप्त हो जाएगी। 1994 का केस था SR बोमई का। उसके बाद एक आती है 360 फाइनेंशियल। इसमें है कि भैया वही सेम चीज है कि हमारे भारत की जो साख हो गई, या फिर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको खतरा हो गया, तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं कि जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं या PM की सलाह पर राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा लगा दी जाएगी। ये हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रपति शासन अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है, आप अपने हिसाब से जिस स्टेट से आप हैं वहां देख सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, एक बार भी नहीं। मेन चीज अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी तो इसमें क्या क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा कि जितने भी बजट वगैरह है उन बदलाव हो जाएगा, तो अनुदान वगैरह ग्रांट्स हो जाती है वो रोक सकते हैं। ओके। सरकारी कर्मचारी हो गए जितने भी हैं, तो उनकी जो सैलरी वगैरह है वो कटौती की जा सकती है उनमें। तो वो सारी चीजें हैं, 2 महीने के अंदर परमिशन लेनी पड़ेगी, अंडर जुडिशियल रिव्यू है, ये सारी चीजें हैं। तो वही सब है इसमें भी। तो आर्टिकल 360 यहाँ पर हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो भी फिनिश होते हैं। उसके बाद आप बात कर रहे थे कि भैया जो हमारे लाइक जो चीजें हैं पंचायत और उसको लेकर, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पंचायत को लेकर भाई मेन चीजें ये है कि हम बात उसमें देखो, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चन देखोगे आप, PY की देखोगे, तो जो पंचायत वगैरह है, या फिर जो ये नगर पालिका है, तो इनसे जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, वो देखना, वो बहुत ही कम आए हुए हैं। ऐसा नहीं है आते नहीं है, बट बहुत कम आते हैं, ठीक है। बट इसमें जो मेंस में तो बन जाते हैं क्वेश्चंस, बट आपको जो चीजें जो याद रखनी है, पहली बात तो ये है कि भैया ये पार्ट वगैरह आपको याद रखने हैं, किस पार्ट में है। ओके। और इन्हें जैसे कि अगर वो पूछ ले कि लाइक अगर जो पंचायत है, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक कब माना गया था, तो 73rd में है। और ऐसे ही अगर नगर पालिका इंस्टीट्यूशन कहे कि लाइक जो म्यूनिसिपलिटी है उनको कब मिला था, उनको 74th में, क्योंकि 74th में ये है और 73rd में ये है पंचायत। तो हो सकता है कि वो पंचायत को 74 से ऐड कर दे और म्यूनिसिपलिटी को 73rd से, तो वो गलत हो जाएगा। मेन चीज इसमें ये चीजें याद रखनी है कि भैया जो जो इसमें क्या कहते हैं कि एक तो इनकी ड्यूरेशन वगैरह आपको याद रखनी है, ठीक है। कि जो पंचायत है, पंचायत जो है वो 3 लेवल पर है।
ठीक है, एक तो है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मिडल और ग्राम लेवल पर। और जो इनको तय करने का काम जो सतर है, त्रिस्तरीय पंचायत, थ्री टायर। ओके, तो ये जो पंचायत है वो थ्री टायर है, और म्यूनिसिपैलिटी है वो थ्री टाइप है, ये आपको याद रखना है। और ये काम करने का काम जो टायर है उसको डिसाइड करने का काम कौन करते हैं, वो गवर्नर करेंगे। ओके। और मेन बात है कि 5 वर्ष में चुनाव होंगे, राज्य भंग कर देता है और 6 महीने बचते हैं, 6 महीने अगर रह रहे हैं तो नहीं होगा चुनाव, अगर 6 महीने से ज्यादा है तो हो सकता है। ओके, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है, एस सी एस टी को जैसा क्या जिसके पॉपुलेशन के बेस पर है, रोटेशन वाइज, और लेडीज को 33% के रेशो में है। तो यही सारी चीजें हैं, आप आराम से देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत को देख सकते हैं, तो उतना ज्यादा है नहीं। और क्वेश्चंस वगैरह आता भी नहीं है, आता है तो मुश्किल से कोई कभी कभी आ गया तो आ गया। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमारा पॉलिटी वाला जो इनिशिएटिव था प्री को लेकर वो यहाँ पर फिनिश। और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम अपनी ज्योग्राफी। ओके, तो हमारे अभी तक एक हमारा एंशियंट हिस्ट्री हुआ, और अपना पॉलिटी हो गया। अब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, और साइंस एंड टेक, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में मैन जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो नेशनल मूवमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ज़्यादातर तो वहीं से पूछते हैं क्या क्या लोग थे, कैसे थे, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।